नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मेरठ मेडिटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं यहां पर आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों, बहुत बच्चों के मेरे पास पर्सनली कॉल्स आए हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें मेरे से कहा गया था कि सर आप प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ाइए कोई। तो मैं यहां पर आज प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि यहां पर अगर हम बात करें क्लास 11th में लास्ट यूनिट है बच्चों, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ यहां पर ये पूरा का पूरा चैप्टर रिलेट करेगा एम्ब्रियोलॉजी के साथ। तो इसलिए ये चैप्टर जो है आपका 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके अलावा जो बच्चे 9th और 10th में हैं, वहां पर भी ये लाइफ प्रोसेस के नाम से चैप्टर है, उससे रिलेट करेगा बच्चों ये चैप्टर। तो आज हम यहां पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको यहां पर शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से आपका पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा, जो कि आपका नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका नीट में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहां प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात यहां पर मीनिंग निकाल लेते हैं ताकि चैप्टर की तरफ मूव कर सके। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियो वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म के लिए, फिजियो वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों सिस्टम, ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, टू स्टडी, स्टडी करने के लिए वर्ड आता है लॉजी। इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है प्लांट के अंदर, उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपसे पूछ सकता है और नाम है जी स्टीफन हेल्स। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पहला चैप्टर है भाई ये प्लांट फिजियोलॉजी का। तो सबसे पहले मैं इसी चैप्टर को लेके चल रहा हूं आपके साथ और बहुत शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल आसानी से आप एक वीडियो देखेंगे 30-35 मिनट की, आपका लगभग चैप्टर फाइनलाइज हो जाएगा। तो यहां पर वन शॉट में, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर आपको टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाले चैप्टर पे बढ़ते हैं जी। हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आप सिर्फ वो लिखिए जो मैं लिख रहा हूं, आप सिर्फ वो लिखिए जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। दुनिया की किसी भी किताब के क्वेश्चन लगा लो, सारे हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करें। पहला क्वेश्चन कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट के अंदर, वो किस किस चीज का हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल बेसिक बात 9th के बच्चे भी बता देंगे, वाटर का। दूसरी बात फूड का, तीसरी बात मिनरल्स का, फोर्थ बात हार्मोन्स का, है ना। तो इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होता है और जिसको हमें इस चैप्टर में यहां पर रीड करना है। अब दूसरी बात, अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट आर द मल्टी सेलुलर। अगर हम हायर प्लांट की बात कर लेते हैं तो हायर प्लांट ज्यादातर सभी के सभी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी सेल वाले हैं। चलिए कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैंने माना भाई ये सेल है, तो यहां मैं आपके लिए यहां पर पर्टिकुलरली सेल्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जल्दी से देखो फटाफट, ये मैंने यहां पर कुछ सेल्स बना दी, आपकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में यहां पर आपको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स हैं। अब मैं आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि भाई अगर मैं ये मानूं कि वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, फूड का, XYZ किसी का भी, मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई है,
यहां पर कुछ फूड है, आपको इस फूड को इस सेल से इस सेल तक लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? तो यहां पर जनरली मेरे से बच्चे क्या जवाब देते हैं कि मेरे से बच्चे ये बोलते हैं कि सर दो ऑप्शन है हमारे पास, हम ऐसा कर लेंगे कि ऐसा करते हैं कि यहां से यहां तक फूड ऐसे ले जाएंगे डायरेक्टली शॉर्टकट से, और एक कुछ बच्चे ये आंसर करते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, सेल के बीच में जो गैप होता है उस गैप से क्रॉस कर 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 हम यहां पर फूड पार्टिकल्स को लेके चले जाएंगे एक सेल से दूसरी सेल में। दोनों तरीके से लेके जाया जा सकता है, लेकिन अगर हम इनका नाम जाने तो अगर डायरेक्टली सेल के अंदर से जाता है इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। देखो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, और सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है अगर उससे मूव करता है दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। याद आ गया भाई, डायग्राम भी बना हुआ है, मॉर्फोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजी की बात करें तो एपोप्लास्ट पाथवे किसे कहते हैं? सेल के बीच में जो गैप है उससे जो निकल के जा रहा है दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे, और अगर सेल के अंदर से गुजर के जा रहा है दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो यहां पर आपको पता चल गया भाई एपोप्लास्ट पाथवे किसे कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे किसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर और बातें करते हैं, है ना। देखिए दो तरीके का प्रोसीजर होता है ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे किसी का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, यहां पर वाटर का हो, फूड का हो, मिनरल्स का हो, किसी का भी हो, दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है। पहला ट्रांसपोर्टेशन जिसमें प्लांट की एनर्जी लॉस होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे याद रखेंगे? एक्टिव, ये लो ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, तो इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी लॉस होती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपकी ब्रेन की एनर्जी लॉस हो रही है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। मैं बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी लॉस होती है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती और एक सेल से दूसरी सेल पे किसी चीज का डिफ्यूजन हो जाता है उसे कहा जाता है पैसिव प्रोसेस। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं होती तो उसे बोलते हैं भाई पैसिव। यहां एनर्जी का लॉस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। ठीक बात है, चलिए एक्टिव पैसिव की तरफ मूव करके आगे टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं यहां पर पैसिव प्रोसेस की बारे में बात करूं तो पैसिव प्रोसेस में यहां पर आपकी किताब के अंदर एक टॉपिक लिखा है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसको डिफ्यूजन कहते हैं, 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। देखो भाई क्या है डिफ्यूजन, बहुत थोड़ा सा समय लेंगे आपका, और अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे 1.5 पेज लिखा हुआ है डिफ्यूजन के ऊपर, और मैं आपको यहां पर 3-4 लाइनें लिखाऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसे कहते हैं भाई? विसरण बोलते हैं हिंदी में, जो अगर हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट है विसरण बोलते हैं। विसरण या डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मैटर का, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है कि लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, किताब कुछ भी गए, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। किसी भी मैटर का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि किसी भी मैटर का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन किस में होता है? गैस में भी होता है जी, लिक्विड में भी होता है जी, और इसके साथ साथ सॉलिड में भी होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा रेशो कि भाई किस में कितना, किस में कितना, किस में कितना, मतलब अरेंजमेंट पूछ ले तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम। रीजन आपके सामने बिल्कुल बेसिक, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल आपस में बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होती है, और उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, इसलिए डिफ्यूजन कम होता है। और अगर कंपैरेटिवली हम गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम लगा हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि यहां पर जो है इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए गैसेस पार्टिकल के अंदर ज्यादा डिफ्यूजन होता है देन कंपेयर टू लिक्विड एंड देन कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। आपसे पूछे कि सर एक काम करो भाई, एग्जांपल और बता दीजिए, गैस में डिफ्यूजन कैसे, लिक्विड में कैसे, सॉलिड में कैसे, तीनों पे बात कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए गैसेस पार्टिकल की बात करें, आप एक डिलीशियस सा फूड बना रहे हैं, आपने खाना बनाना शुरू किया, उसकी सारे कमरे के अंदर महक आनी शुरू होगी, दैट इज द डिफ्यूजन।
क्योंकि जो आप उसके अंदर मसाला वगैरह यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है देन कंपेयर टू एयर, दैट इज द डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल देखिए, आपने परफ्यूम लगाया, आपने परफ्यूम लगाने के बाद उस परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसियस पार्टिकल। तो यहां पर गैसियस का तो बड़ा आसान सा एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो आप एक काम कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें पेन की इंक डाल दीजिए, जो भी आप पेन वगैरह यूज करते हैं उसकी इंक डाल दीजिए, वो भी लिक्विड है इंक, और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन किसकी, इंक की, हाइयर है देन कंपेयर टू द वाटर, इसलिए पूरा का पूरा जो पानी है वो ब्लू कलर का हो जाता है, दैट इज द डिफ्यूजन। इसे भी डिफ्यूजन कहते हैं, किसमें, लिक्विड में। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर सॉलिड का भी एग्जांपल बता दो, जब बता ही रहे हो तो बेटे सॉलिड का भी सुनिए। इससे पहले जब आप व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ते थे तो आप स्कूल जाते थे तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। एक ब्लैक बोर्ड होता था, कुछ बच्चे ग्रीन बोर्ड पे पढ़े होंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर यहां पर XYZ कुछ भी लिख देता था, फिर उसको डस्टर से रब कर देता था, फिर भी आपको कुछ कुछ वर्ड दिखते रहते थे। इट इज द डिफ्यूजन बिटवीन सॉलिड टू सॉलिड। और सॉलिड पार्टिकल क्या क्या है, चौक जो होती थी आपकी वो भी सॉलिड है, और जो ब्लैक बोर्ड था पत्थर का किसी भी चीज का वो भी सॉलिड है। इसलिए कुछ चौक के पार्टिकल उस ब्लैक बोर्ड के अंदर धंस जाते थे। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है सॉलिड में। तो देखो मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल बता दिया सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, डिफ्यूजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, डिफ्यूजन की बात खत्म हो जाती है। एक यहां पर एनसीईआरटी ने दिया है फैसिलेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना, एक बात याद रखनी है बस, फैसिलेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही है भाई। सिर्फ 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 ओनली एंड ओनली एक ही बात याद रखनी है कि अगर डिफ्यूजन प्रोटीन पार्टिकल के थ्रू हो रहा है, अगर डिफ्यूजन प्रोटीन मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, अगर डिफ्यूजन प्रोटीन से रिलेट करता है तो इसका मतलब फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो कहीं भी P4 प्रोटीन आ जाए और पूछे कि भाई डिफ्यूजन हो रहा है, बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगाएं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। उनकी औकात नहीं है इससे भारी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद यहां एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, मैं आपके लिए वो डायग्राम मेंशन कर रहा हूं। इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रखा है उन्होंने, एक ऐसा सर्कल बना दिया। अगर डिफ्यूजन एक ही तरफ को हो रहा है, अगर डिफ्यूजन एक ही तरफ है, दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। इसे बोलते हैं यूनिपोर्ट, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अगर डिफ्यूजन उसके अपोजिट भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। और अगर डिफ्यूजन बहुत सारे हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है, ये देखिए भाई, ये दैट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। तो तीनों का लिख लो भाई, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, आपके एनसीईआरटी के 5 पेज पढ़ा चुका हूं अब तक, और एंटीपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो कितनी आसानी से चैप्टर कवर होता जा रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन की कहानी खत्म हो गई। अब डिफ्यूजन से आगे बढ़ गए और डिफ्यूजन से अगली हेडिंग यहां पर हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के रेस्पेक्ट में। अब यहां बड़े दिक्कत आने वाली है, लेकिन इस दिक्कत का समाधान है हमारे पास। अब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन 4 टाइप की होती है भाई। पहली मेम्ब्रेन इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। नंबर 2 परमिएबल। नंबर 3 सेमी परमिएबल। और नंबर 4 सेलेक्टिवली परमिएबल। तो यहां 4 तरीके की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब एक बहुत केमिस्ट्री का बहुत इजी सी बात होती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सॉल्यूशन। सोल्यूट किसे कहते हैं, जिसको घोला जाता है। सोलवेंट किसे कहते हैं, जिसमें घोला जाता है। और सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो घुल कर बनता है। दैट इज बिल्कुल इजी बात है। जैसे चीनी यहां पर आपका सोल्यूट पार्टिकल हो गए, अगर मैं वाटर की बात करूं दैट इज द सॉल्वेंट, और अगर मैं पूरे के पूरे घोल की बात करूं, जो शरबत आपने बना लिया है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बिल्कुल सीधी सीधी बात। तो यहां पर उसी से रिलेट करते हैं, एक साइड में लिखते हैं सोल्यूट
और एक साइड में लिखते हैं यहां पर सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं भाई। अब देखो इम्परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो ना ही सोल्यूट को जाने देगी ना ही अपने अंदर से सॉल्वेंट को जाने देगी। दूसरी बात करें, परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों को जाने देती है अपने अंदर से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट को नहीं जाने देती, सॉल्वेंट को जाने देती है। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट को अपने अंदर से जाने देती है। स्मॉल जो सोल्यूट हैं उनको भी जाने देती है, लेकिन जो लार्ज सोल्यूट हैं उनको अपनी बॉडी से पार नहीं होने देती। इस बात को ध्यान रखना है। सिर्फ इतना बात पढ़िए, ऑस्मोसिस आपका खत्म होने वाला है, आप ये मान के चलें, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया। अब पढ़िए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। 3 सॉल्यूशन है, डायग्रामेटिकली देखेंगे, बहुत आसानी से, शॉर्ट में करा रहा हूं बहुत आसानी से। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। 3 में यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तीनों सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये लीजिए, एक बीकर बनाइए, एक बीकर यहां बनाइए, एक बीकर यहां बनाइए। बीकर के अंदर आप सॉल्यूशन भर दीजिए, यहां पर कुछ लिक्विड भर दिया आपने, ये लीजिए यहां पर भी लिक्विड भर दिया, ये लीजिए यहां पर भी लिक्विड भर दिया, तीनों जगह आपने लिक्विड भर दिया। अब यहां पर मैंने कहा एक सेल है, ये लीजिए एक सेल बना दी, ये लीजिए एक दूसरी सेल बना दी, ये लीजिए एक तीसरी सेल बना दी, तीनों सेल बना दी भाई। ठीक है, सेल के अंदर भी कुछ लिक्विड होगा, उसे लिक्विड को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया। ये लीजिए जी, ये लीजिए जी भाई। बहुत जल्दी से चैप्टर खत्म होने वाला है, 3 सवाल आते हैं नीट से। ठीक है, अगर मैं नीट की बात करूं 3 सवाल आएंगे कम से कम, तो 12 नंबर का है पूरा का पूरा। ठीक है, मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा, 30-30 मिनट के 2 लेक्चर लूंगा यहां पर आपके साथ। 1 शॉट में खत्म करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट बहुत बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मैं आपको यहां पर पूरा जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करा रहा हूं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने कहा कि जी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड भी है, हमने यहां पर कुछ डाल दिया। आप ऐसे मान लो पानी के अंदर अंगूर डाल दिया। ठीक है, चलिए अब किसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर बाहर वाले की कंसंट्रेशन और अंदर वाले की कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। ठीक बात, अगर बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम है, मैं दोबारा से बता दूं आपको, बाहर वाले से, मैं अंदर वाले की बात नहीं कर रहा, मतलब अंगूर के अंदर क्या है उसकी बात नहीं हो रही, जिसके अंदर अंगूर को डाला गया है। तो जो बाहर वाले की कंसंट्रेशन अगर अंदर वाले की कंसंट्रेशन से कम है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, और अगर बाहर वाले की कंसंट्रेशन मोर है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। जैसे आप अंगूर को अगर नमक के घोल में डाल देंगे, दैट इज द हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन, और अगर आप अंगूर को पानी में डाल देंगे, दैट इज हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात की। अब हम टॉपिक पे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जी ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। देखो भाई फटाफट से डेफिनेशन, अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं, नॉलट नाम के साइंटिस्ट ने ऑस्मोसिस वर्ड दिया था, उसके बारे में सवाल नहीं पूछता है, डेफिनेशन पूछता है भाई ऑस्मोसिस क्या होती है। 2 बातें याद रखेंगे, वाटर के रेस्पेक्ट में याद रखना है तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब वाटर पार्टिकल का अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। टर्म ऑस्मोसिस वाज गिवन बाय नॉलट, नॉलट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ऑस्मोसिस 2 तरीके का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडो माने अंदर, अगर वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ आ रहा है दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, और अगर वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। तो यहां पर मैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दोनों बातें बता चुका हूं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। अब हम यहां पर डील करेंगे प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस और रीप्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं। अब देखिए जो पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाया उसी से रिलेट करके मैंने कहा कि ये एक बीकर है, इसके अंदर आपने नमक का सॉल्यूशन ले लिया, ये NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है, मतलब ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक बात, अब NaCl के अंदर आपने यहां पर डाल दिया अंगूर, और अंगूर के अंदर, ग्रेप्स के अंदर यहां पर एक पूरा का पूरा उसका मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उसके अंदर उसका सॉल्यूशन है। तो बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैंने पहले ही बता दिया, मतलब ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने ग्रेप्स को एम्बेडेड कर दिया है, डाल दिया है। अब यहां पर बात को याद रखने वाली क्या बात है भाई, यहां पर याद रखने वाली ये बात है कि अब होगा क्या
है ना, ये पूछता है भाई कि अगर किसी सेल को नमक के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, जूलॉजी में पूछ लेगा। अमीबा को डाल दिया नमक के सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर अमीबा की सेल के अंदर छेद कर दिया तो क्या होगा, बड़े सवाल पूछता है भाई जूलॉजी में भी, तो वहां से भी डरने की बात नहीं है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अब आप जानते हैं बाहर वाले ही कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर वाले ही कंसंट्रेशन से होगा क्या, लोअर से हायर की तरफ को जाना है, पहले ही बताया था वाटर के रेस्पेक्ट में। तो लोअर कंसंट्रेशन किसकी है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से पानी कहां जाएगा, यहां, मतलब ये सेल कुछ इस तरीके की हो जाएगी आफ्टर दिस प्रोसेस, मतलब दिस सेल बिकम फ्लैसिड। ये जो सेल है ये कैसी हो गई, यहां पर ये सेल यहां पर सिकुड़ गई है, फ्लैसिड हो गई है, श्रिंक कर गई है, कुछ भी बोल दो आप, श्रिंक कर गई है ये सेल। तो यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि यहां पर अगर आप किसी सेल को हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डालते हैं, द सेल बिकम फ्लैसिड, सेल सिकुड़ जाती है। ठीक है, इसको बोल दिया भाई श्रिंक कर गई। अब क्यों कर गई भाई, ड्यू टू, क्योंकि यहां से पानी बाहर निकल गया, और पानी बाहर निकलने को क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। अब क्या हुआ है, सेल का जो लिक्विड था वो मूव कर गया, मतलब प्लाज्मोलाइसिस, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। कुछ भी नया नहीं है भाई, सब कुछ पुराना ही है। प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा, लाइसिस माने टूट जाना, किसी सेल के लिक्विड का टूट जाना, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। क्यों हो रहा है प्लाज्मोलाइसिस, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस के लिए आपसे पूछे डेफिनेशन बताओ, 9th 10th वाले जो भी बच्चे मेरे से यहां पर देख रहे हैं मुझे वीडियो में, जल्दी से सुनिए भाई डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान है। आपसे पूछे व्हाट इज प्लाज्मोलाइज सेल्स, आप कहेंगे कि जब किसी सेल को, व्हेन ए सेल आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, इट बिकम फ्लैसिड, ये सिकुड़ जाती है, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, बड़ा आसान सा था। अब दूसरा वर्ड आता है जी डीप्लाज्मोलाइसिस, किसे कहते हैं। अब आपने क्या किया, इस श्रिंक करी हुई सेल को, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, एंड द सेल बिकम अगेन टर्जिड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। तो यहां पर देखिए भाई, डीप्लाज्मोलाइसिस किसे कहा, जल्दी से देखिए, चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करना है आज, है ना। तो देखिए डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है भाई, डीप्लाज्मोलाइसिस, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया, किशमिश डाल दी या कोई श्रिंक करी हुई सेल डाल दी, ये लीजिए। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइज सेल है जिसका पानी निकल चुका था, जैसे किशमिश, उसको डाल दिया किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्या होगा, अब कंसंट्रेशन कहां से कहां जाती है भाई, लोअर टू हायर जाती है। अभी मैंने आपसे बताया वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहां से पानी इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड सेल बिकम टर्जिड, और सेल कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। मतलब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल आर प्लेस्ड अंडर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी प्लाज्मोलाइज सेल को अंडर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा जाता है, द सेल बिकम टर्जिड, सेल फूल जाती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। और इस डीप्लाज्मोलाइज सेल को दोबारा से डाल दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, देन कॉल्ड रीप्लाज्मोलाइसिस। तो एक बार सेल का पानी निकल जाना, प्लाज्मोलाइसिस, दोबारा से पानी भर जाना, डीप्लाज्मोलाइसिस, दोबारा से निकल जाना, रीप्लाज्मोलाइसिस, उसके बाद दोबारा भरता रहे, निकलता रहे, हर बार एक ही वर्ड यूज करेंगे, दैट इज रीप्लाज्मोलाइसिस। तो यहां पर ओस्मोसिस की सारी बातें खत्म हो गई, प्लाज्मोलाइज सेल बढ़ा दिया, डीप्लाज्मोलाइज सेल बढ़ा दिया, रीप्लाज्मोलाइसिस सेल बढ़ा दिया। अब मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा न्यूमेरिकल आपके साथ डील करने जा रहा हूं जो यहां पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो बच्चों यहां पर अब बिल्कुल ध्यान लगा के देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप ऑब्जेक्टिव बुक लगाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी का फॉर्मूला बताइए, क्या है कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं भाई,
एनसीईआरटी तो वाटर पोटेंशियल बोलता है, एनसीईआरटी ने तो ओपीटीपी की बात ही नहीं करी, एनसीईआरटी डीपीडी को बोलता ही नहीं। ये कहां से आ गया क्वेश्चन? तो पहले जो किताबें थी बच्चों उससे रिलेट करके क्वेश्चन आता है। आज के बाद अगर ये सवाल नहीं समझ आया आपको तो आप मेरे को बता दीजिएगा, आज तक की वीडियो को, आज की वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी से देखो भाई फटाफट। अब मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं, इसको भी बस आप अपने यहां पर डील कर लीजिए पर्टिकुलरली। अगर ये बातें आपने यहां पर कंसीडर कर ली तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए मैं यहां पर आपसे क्या बात कर रहा हूं, एक पहला वर्ड आप याद कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एक यहां पर आप याद कीजिए टर्जर प्रेशर। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों होता है भाई? पहली बात ऑस्मोसिस की वजह से, खत्म करो ना बात। और टर्जर प्रेशर क्यों होता है? वाटर की वजह से। मतलब अगर मैं कहूं कि कोई सेल टर्जिड है, इफ ए सेल इज टर्जिड, अगर कोई सेल कैसी है? टर्जिड है, मतलब फूली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इस सेल के अंदर क्या क्या है? वाटर है। इस सेल के अंदर क्या क्या है? सोल्यूट भी है। अगर इस सेल के अंदर वाटर है इसका मतलब इसके अंदर टर्जर प्रेशर है, और अगर इस सेल के अंदर सोल्यूट है इसका मतलब इसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। तो मैं यहां पर केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इफ ए सेल इज टर्जिड, अगर कोई सेल टर्जिड होती है तो उसके अंदर टर्जर प्रेशर भी होता है क्योंकि वाटर पार्टिकल है, उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है क्योंकि उसके पास सोल्यूट पार्टिकल है। और अगर मैं यहां पर फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट इज डीपीडी, जिसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, एसपी भी बोलते हैं भाई, सक्शन प्रेशर। तो डीपीडी का फॉर्मूला है आपके पास ओपी माइनस टीपी। अब ओपी मैंने एज्यूम कर लिया कि 5 है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही टीपी एज्यूम कर लिया 5 है, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई सेल फुली टर्जिड होती है इसका वैल्यू डीपीडी की कितनी आती है? आंसर आता है 0। इफ ए सेल इज फुली टर्जिड, मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन इट्स डीपीडी इज 0। इफ ए सेल इज फुली टर्जिड, अगर कोई सेल फुली टर्जिड है, व्हाट इज इक्वल? ओपी एंड टीपी आर इक्वल। तो देखो दो क्वेश्चन यहां पर बहुत झटके से करा लिए। अब दूसरी केस लगाते हैं, केस नंबर 2, अगर कोई सेल टर्जिड नहीं है, वो तो फ्लैसिड है, मतलब उसका पानी निकला हुआ है। फिर इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई, है ना। दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर कोई सेल कैसी है? इफ ए सेल इज फ्लैसिड, अगर कोई सेल सिकुड़ी हुई है, ये आ गया जी आपके पास, मतलब कोई सेल किसमिस है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल तो होंगे लेकिन वाटर पार्टिकल तो नहीं है ना। अब सोल्यूट पार्टिकल है इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, और वाटर पार्टिकल नहीं है इसका मतलब टर्जर प्रेशर नहीं है। अब डीपीडी इक्वल टू, देखो कितना आसान, ओपी माइनस टीपी। ओपी कितना भाई? मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया अगेन दोबारा 5। टीपी कितना है ही नहीं तो 0, तो डीपीडी बराबर 5। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि डीपीडी इक्वल टू ओपी। तो जब कोई सेल फुली फ्लैसिड होती है, या नॉर्मली आप बोल दें इफ ए सेल इज फ्लैसिड, अगर कोई सेल फ्लैसिड है, व्हाट इज 0? टीपी इज 0। इफ ए सेल इज फ्लैसिड, व्हाट इज इक्वल टू डीपीडी? डीपीडी इक्वल टू ओपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई आपसे? क्वेश्चन पूछेगा भाई, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं तो ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, आप इसमें लगाते हैं 5-7 मिनट, मैं इसे करूंगा कुछ ही सेकंडों में। क्वेश्चन क्या है कि कोई सेल ए है, फॉर एग्जांपल एक सेल है ए, एक सेल है बी। इस सेल के अंदर ओपी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 और टीपी की वैल्यू दे रखी है आपको 2। इस सेल के अंदर ओपी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 और टीपी की वैल्यू दे रखी है आपको 3। आपसे पूछता है वाटर का मूवमेंट किधर को होगा? ए टू बी, बी टू ए। आपसे क्वेश्चन पूछता है बताइए वाटर का मूवमेंट किधर को होगा? ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा? कुछ भी नहीं लॉजिक लगाना, बिल्कुल आसान बात। सबसे पहले डीपीडी निकाल लो। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, 5 में से 2 गए 3, इसका आ गया 3, और 5 में से 3 गए 2, इसका आ गया 2।
मतलब मैंने दोनों सेल का, चाहे एक ए सेल थी चाहे बी सेल थी, दोनों का डीपीडी निकाल लिया। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ज्यादा परेशानी नहीं लेनी, मैंने ये बात याद रख रही, फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होगा। बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगाइए। लोअर डीपीडी क्या है, ये, हायर डीपीडी क्या है, ये। तो वाटर का मूवमेंट किधर को होगा, ए टू बी नहीं, बी टू ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, एक झटके में कर देना, बिल्कुल आसान। दूसरी बात, अगर डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, मतलब या ऐसा हो जाए कि यहां पर भी आंसर मेरा 3 ही आता, ठीक है, यहां पर भी 3 ही आता, तो मैं कह दूंगा नो फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैंने आपको डीपीडी का कॉन्सेप्ट सिखाया। इसके साथ साथ अब जल्दी से पढ़ लेते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल का केस। ठीक है, अब यहां एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं भाई, है ना। तो आपने एक पढ़ा है अपनी किताब में, यहां पर एनसीईआरटी में, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें, जल्दी से देखो फटाफट, वाटर पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। साई का साइन है भाई ये, साई डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी। अब ये मत कहना सर आपने तो बढ़ा दिया फॉर्मूला, हमारी किताब में तो साई पी प्लस साई एस लिखा है, आपने इसकी वैल्यू कैसे बढ़ा दी। भाई नाम सुन लो, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको माना नहीं जाता, इसलिए हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर वही फॉर्मूला आ गया जो आपकी किताब में लिखा है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस, या साई एस प्लस साई पी, एक ही बात है। अब साई डब्ल्यू की वैल्यू आपको हमेशा माइनस में रखनी है, ये बात याद रखें। साई पी की वैल्यू हमेशा प्लस में जाएगी और साई एस की वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगी, क्योंकि जैसे ही किसी वाटर के अंदर सोल्यूट मिलाया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, सॉलिड बढ़ता है, लेकिन उसकी वाटर की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में मूवमेंट घटता है। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस रखा है। साई डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक सवाल ये पूछता है, तो साई डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। यहां पर मैं क्वेश्चन लगाने शुरू कर रहा हूं जी। फिर दोनों केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर कोई सेल टर्जिड है तो क्या होगा, अगर कोई सेल फ्लैसिड है तो क्या होगा। सुनिए जी, वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में सुनिए और फिर इसका न्यूमेरिकल करते हैं। केस 1 एक साथ चलाऊंगा अब जी, दोनों एक साथ चलाएंगे भाई, जल्दी जल्दी देखिए फटाफट। केस 2, और जो बच्चे यहां पर वीडियो को देख रहे हैं भाई, वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपका टॉपिक जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है, तो जल्दी से एक तो काम ऐसा कर दीजिए, चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर आउट कर दीजिए, और इसके साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि उससे मैं और थोड़ा सा मोटिवेट होकर आप जो टॉपिक कहेंगे वही वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकें एग्जाम से पहले, ऐसा पूरा टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना भाई। तो केस नंबर 1, अगर कोई सेल टर्जिड है तो क्या हो, टर्जिड है मतलब फुली हुई है, ये लो, फिर लगाओ लॉजिक। फ्लैसिड है तो क्या हो, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब सिकुड़ी हुई है। अब अगर कोई सेल टर्जिड है तो इसके अंदर पानी भी होगा, अगर कोई सेल टर्जिड है तो उसके अंदर सोल्यूट भी होगा। अब अगर उसके अंदर वाटर है, इसका मतलब उसके पास प्रेशर पोटेंशियल है, और अगर किसी सेल के पास सोल्यूट पार्टिकल है, इसका मतलब उसके पास यहां पर सोल्यूट पोटेंशियल मतलब एनर्जी होगी, तो यहां पर साई एस की वैल्यू भी होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरे केस पे, फ्लैसिड में, अब यहां पर पानी तो है नहीं, जब वाटर नहीं है तो साई पी भी नहीं है, लेकिन सोल्यूट तो है, और सोल्यूट है तो साई एस की वैल्यू भी है। अब क्वेश्चन लगाओ भाई, आपके पास क्या है फॉर्मूला, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। आप जानते हैं कि सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा माइनस में रखना होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ भी मान लूं, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट के 5 मान ली भाई, एज्यूम कर लिया 5 है, तो इसका मतलब -5, और साई पी की वैल्यू +5, दैट इज 0। तो जब कोई सेल फुली टर्जिड होती है, व्हाट इज 0, साई डब्ल्यू इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेल फ्लैसिड है तो मैंने मान लिया, फिर वैल्यू 5, फिर मैंने वैल्यू, अब साई पी तो था ही नहीं तो 0, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस की वैल्यू -5, क्योंकि माइनस मुझे अपने आप लगाना है,
साई पी की वैल्यू 0, आंसर आ गया -5। तो इसका मतलब साई डब्ल्यू इज इक्वल टू -5, इसका मतलब साई डब्ल्यू इज इक्वल टू -5 किसकी वैल्यू थी? साई एस की। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सेल फ्लैसिड होती है, साई डब्ल्यू किसके बराबर होता है? उसके सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। बस खत्म करने वाला हूं वीडियो को, टेंशन मत लो, ठीक है? बस टॉपिक खत्म होने वाला है। साई डब्ल्यू किसके बराबर होता है जब कोई सेल फ्लैसिड होती है? साई डब्ल्यू उसके साई एस की वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे वाटर के मूवमेंट का, जैसा कि ओपीटीपी पे किया था। फिर वही बात कि भाई हमारे पास कोई सेल ए है और हमारे पास कोई सेल बी है। आपकी बुक में जितने भी सवाल हो सारे लगा लीजिएगा, एक भी नहीं रुकेगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? देखो भाई, मैंने कहा यहां पर सेल ए है, यहां पर कहा सेल बी है। दोनों का मैंने क्या दिया, सॉरी, आपको साई एस की वैल्यू दे दी 5 और साई पी की वैल्यू दे दी 2। इधर साई एस की वैल्यू दे दी 5 और इधर साई पी की वैल्यू दे दी 3। फिर क्वेश्चन वही पूछा, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर? वाटर का मूवमेंट किधर होगा? अब क्या करना है, आप जानते हैं कि साई एस की वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस लगाओ, क्योंकि एनर्जी है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? साई एस की वैल्यू माइनस, साई पी की वैल्यू प्लस में होती है, मैंने प्लस में लिख रखी। साई डब्ल्यू निकाल लो दोनों क्वेश्चन में। तो साई एस प्लस साई पी -5 + 2 दैट इज -3, बिल्कुल इजी। और साई डब्ल्यू इज इक्वल टू -5 + 3 दैट इज -2। तो यहां पर साई डब्ल्यू की वैल्यू -3 आई, यहां पर साई डब्ल्यू की वैल्यू -2 आई। अब वहां आपने पीछे क्या पढ़ा था? ओपीटीपी में लोअर टू हायर मूव कर रहा था। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे अगर कभी भी बात करेंगे, दुनिया के फिजिक्स में पढ़ लो, केमिस्ट्री में पढ़ लो, बायोलॉजी में पढ़ लो, किसी में भी पढ़ लो, एनर्जी हमेशा हायर टू लोअर मूव करती है। एनर्जी हमेशा हायर टू लोअर मूव करती है और पोटेंशियल भी एक एनर्जी है। इसका मतलब हायर टू लोअर मूव करेगी। हायर कौन है भाई? -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? तो आप जानते हैं -2 ग्रेटर देन दैट ऑफ द -3। तो वाटर का मूवमेंट किधर को होगा मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज B2A। तो यहां पर अगर वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर B2A हो गया। और अगर वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी जाएगा, ये मैंने आपको बताया। जबकि ओपीटीपी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किए हैं। तो आज मैंने यहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट आधा चैप्टर आपका वन शॉट छोटे से लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अगले एक शॉर्ट लेक्चर और लेना है मुझे। उस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, सोल्यूट का मूवमेंट कैसे होता है, मास फ्लो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, मिनरल का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, इसके अलावा मुंच हाइपोथेसिस जिसे मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं वो मुझे पढ़ानी है। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, गटेशन किसे कहते हैं, सारा का सारा चैप्टर एक शॉर्ट और क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास को अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक छोटी सी क्लास और लेंगे और चैप्टर आपका प्लांट फिजियोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप और मैं चलते रहे तो जल्दी ही हम अपने एग्जाम से पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के प्यार की नीड है अभी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, तो हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपके डाउट्स आएंगे तो उनको सोल्व करने में भी मजा आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।